यूजीसी नेट के पेपर 1 सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक है रिसर्च एप्टीट्यूड। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मौज मस्ती के लिए, जानकारी छुपाने के लिए, सत्य की खोज के लिए या व्यापार के लिए? तो सत्य की खोज। नेक्स्ट है रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक एंड ऑब्जेक्टिव प्रोसेस। इसका क्या आशय है? यह याद करने की प्रक्रिया है, इसमें व्यक्तिगत राय होती है, यह योजनाबद्ध और निष्पक्ष प्रक्रिया है या यह काल्पनिक प्रक्रिया है? तो यह योजनाबद्ध और निष्पक्ष प्रक्रिया है। अनुसंधान की शुरुआत किससे होती है? निष्कर्ष से, समस्या की पहचान से, डेटा संग्रह से या रिपोर्ट लेखन से? तो समस्या की पहचान से। निम्न में से कौन सा अनुसंधान का लक्षण नहीं है? नवीनता, व्यक्तिपरकता, व्यवस्थित प्रक्रिया या उद्देश्यपूर्णता? तो व्यक्तिपरकता। नेक्स्ट है बेसिक रिसर्च का उद्देश्य क्या होता है? त्वरित समाधान, व्यावसायिक लाभ, सिद्धांतों का विस्तार या समाज सुधार? तो सिद्धांतों का विस्तार। नेक्स्ट है अप्लाइड रिसर्च का मुख्य उपयोग किसके लिए होता है? ज्ञान बढ़ाने के लिए, व्यवहारिक समस्या समाधान के लिए, साहित्यिक मूल्यांकन के लिए या ऐतिहासिक घटनाओं के विश्लेषण के लिए? तो व्यवहारिक समस्या समाधान के लिए। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का उद्देश्य क्या होता है? कारण खोजना, घटनाओं का वर्णन करना, प्रयोग करना या अनुमान लगाना? तो घटनाओं का वर्णन करना। कौन सा अनुसंधान डेटा के मात्रात्मक रूप पर आधारित होता है? गुणात्मक, व्याख्यात्मक, मात्रात्मक या ऐतिहासिक? तो मात्रात्मक। गुणात्मक अनुसंधान में कौन सा उपकरण उपयुक्त है? गणना, प्रयोगशाला परीक्षण, साक्षात्कार या गणितीय समीकरण? तो साक्षात्कार। कौन सा अनुसंधान नीतिगत निर्णयों के लिए उपयुक्त है? मौलिक अनुसंधान, अनुप्रयुक्त अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान या वैज्ञानिक अनुसंधान? तो अनुप्रयुक्त अनुसंधान। अनुसंधान की कौन सी विशेषता शोध को दोहराने योग्य बनाती है? कल्पनाशीलता, अनुभव, प्रक्रियात्मक स्पष्टता या समय सीमा? तो प्रक्रियात्मक स्पष्टता। कौन सी विधा रिसर्च इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस कथन से जुड़ी हुई है? प्रयोगात्मक, ऐतिहासिक, क्रिया अनुसंधान या काल्पनिक? तो क्रिया अनुसंधान। अनुसंधान में त्रुटि कम करने के लिए क्या किया जाता है? मनमाना तरीका अपनाया जाता है, पूर्वाग्रह, वैज्ञानिक विधि या मौखिक राय? तो वैज्ञानिक विधि। कौन सी विशेषता अनुसंधान में नैतिकता को दर्शाती है? डेटा निर्माण, निष्पक्षता, पूर्वाग्रह या गलत रिपोर्टिंग? तो निष्पक्षता। निम्न में से कौन सा अनुसंधान का प्रकार है? आलोचना, रचना, ऐतिहासिक अनुसंधान या निर्देश? तो ऐतिहासिक अनुसंधान। शोध में हाइपोथेसिस का कार्य क्या होता है? निष्कर्ष निकालना, दिशा देना, डेटा संग्रह या समीक्षा करना? तो दिशा देना। एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान का क्या अर्थ है? प्रयोगात्मक अध्ययन, पूर्व से नियोजित परीक्षण, घटना के बाद किया गया अध्ययन या अनुमान पर आधारित अध्ययन? तो घटना के बाद किया गया अध्ययन। विश्लेषणात्मक अनुसंधान में शोधकर्ता क्या करता है? जानकारी इकट्ठा करता है, दूसरों पर निर्भर रहता है, डेटा की व्याख्या करता है या परिणाम को अनदेखा करता है? तो डेटा की व्याख्या करता है। हाइपोथेसिस कैसा कथन होता है? स्पष्ट निष्कर्ष, अनुमान, नीति निर्देश या विज्ञापन? तो अनुमान होता है। अनुमान को जो है हाइपोथेसिस कहते हैं। एम्पिरिकल रिसर्च में प्रमुख ध्यान होता है क्या? अनुमान, विचार, अनुभव और परीक्षण या नैतिकता? तो अनुभव और परीक्षण। कौन सा शोध समस्या के समाधान पर केंद्रित होता है? मौलिक, ऐतिहासिक, अनुप्रयुक्त या सैद्धांतिक? तो अनुप्रयुक्त। गुणात्मक शोध में मुख्य डेटा स्रोत क्या होता है? सांख्यिकी, प्रयोग, अनुभवजन्य विवरण या जनगणना रिपोर्ट? तो अनुभवजन्य विवरण। हाइपोथेसिस टेस्टिंग सबसे अधिक किस प्रकार के शोध में होता है? मौलिक अनुसंधान, प्रायोगिक अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान या गुणात्मक अनुसंधान? प्रायोगिक अनुसंधान।
प्रयोगात्मक अनुसंधान में मुख्यतः क्या शामिल होता है? कथन, अनुमान, नियंत्रित परीक्षण या आकलन? तो नियंत्रित परीक्षण। रिसर्च इज नॉट एन एंड बट अ मीन्स टू एन एंड। इसका क्या आशय है? शोध निरर्थक है, शोध का कोई उद्देश्य नहीं होता, शोध किसी समाधान तक पहुंचने का माध्यम है, या शोध अंतिम चरण है? तो शोध किसी समस्या तक पहुंचने का माध्यम है। अनुसंधान की प्रक्रिया में पहला चरण क्या होता है? रिपोर्ट लेखन, डेटा संग्रह, समस्या की पहचान या निष्कर्ष? तो समस्या की पहचान। साहित्य समीक्षा का उद्देश्य क्या होता है? शब्दों की गणना करना, पहले हुए कार्यों की जानकारी लेना, रिपोर्ट की सजावट करना या प्रश्न बनाना? तो पहले किए हुए कार्यों की जानकारी लेना। अनुसंधान में हाइपोथेसिस किस प्रकार का कथन होता है? निष्कर्ष, जांच योग्य कथन, निश्चित सत्य या सिद्ध सिद्धांत? तो जांच योग्य कथन, क्योंकि ये कल्पना पर आधारित होता है। नेक्स्ट है, अनुसंधान प्रक्रिया में डेटा संग्रह किसके बाद आता है? समस्या पहचान, डेटा विश्लेषण, अनुसंधान डिजाइन या रिपोर्ट लेखन? तो अनुसंधान डिजाइन। शोध में समीक्षा लेखन का सही स्थान कहाँ होता है? निष्कर्ष के बाद, सबसे अंत में, प्रस्तावना से पहले या प्रस्तावना के बाद? तो प्रस्तावना के बाद। हाइपोथेसिस क्यों जरूरी होता है? यह शोध को भ्रमित करती है, यह दिशा प्रदान करती है, यह निष्कर्ष देती है, या यह व्याख्या को रोकती है? तो यह दिशा प्रदान करती है। नल हाइपोथेसिस का सही अर्थ क्या है? एक सकारात्मक कथन, एक निष्क्रिय धारणा, सिद्ध तथ्य या प्रयोग का परिणाम? तो एक निष्क्रिय धारणा। अनुसंधान डिजाइन में क्या तय किया जाता है? निष्कर्ष, थीसिस टॉपिक, प्रक्रिया संसाधन नमूना इत्यादि या ग्रेडिंग स्कीम? तो प्रक्रिया संसाधन नमूना इत्यादि जो है अनुसंधान डिजाइन यानी रिसर्च डिजाइन में तय किया जाता है। डेटा एनालिसिस किस चरण में किया जाता है? हाइपोथेसिस चरण में, रिपोर्ट लेखन में, शोध के मध्य चरण में या डेटा संग्रह के बाद? तो डेटा संग्रह के बाद। सही शोध प्रक्रिया का क्रम क्या है? प्रॉब्लम, रिव्यू, डिजाइन, कलेक्ट, एनालाइज, रिपोर्ट? या पहले डिजाइन, फिर प्रॉब्लम, एनालाइज, कलेक्ट, रिपोर्ट, रिव्यू, एनालाइज, डिजाइन, प्रॉब्लम, रिपोर्ट, कलेक्ट, एनालाइज या रिव्यू? तो इसका हो जाएगा पहले प्रॉब्लम होगा, पहले प्रॉब्लम को समझना है, फिर उसके रिव्यू जो पहले दिया गया वो पढ़ना है, फिर उसका डिजाइन बनाना है, फिर डेटा कलेक्ट करना है, फिर उसको एनालाइज करना है और फिर रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। एक अच्छा हाइपोथेसिस कैसा होता है? लंबा और जटिल, अस्पष्ट और भ्रामक, जांच योग्य और संक्षिप्त या काल्पनिक और मनमाना? तो जांच योग्य और संक्षिप्त। शोध समस्या चुनने से पहले क्या करना चाहिए? डेटा विश्लेषण, निष्कर्ष पर पहुंचना, साहित्य समीक्षा या ग्राफ बनाना? तो साहित्य समीक्षा करनी चाहिए। रिसर्च प्रपोजल में क्या शामिल नहीं होता है? उद्देश्य, रिपोर्ट लेखन, अनुसंधान विधि या अनुसंधान की आवश्यकता? तो रिपोर्ट लेखन जो है वो रिसर्च प्रपोजल में शामिल नहीं होता है। शोध निष्कर्षों की प्रस्तुति के लिए कौन सा भाग जरूरी है? भूमिका, ग्रंथ सूची, निष्कर्ष और सिफारिश या समीक्षा? तो निष्कर्ष एवं सिफारिश। पायलट स्टडी का उपयोग किस लिए किया जाता है? रिपोर्ट को सजाने के लिए, मुख्य शोध से पहले परीक्षण के लिए, हाइपोथेसिस को खत्म करने के लिए या डेटा को छुपाने के लिए? तो मुख्य शोध से पहले परीक्षण करने के लिए। अनुसंधान में सैंपलिंग का प्रयोग क्यों होता है? पूरी जनसंख्या से बचने के लिए, पैसा बचाने के लिए, समय कम करने के लिए या उनमें से सभी? तो उपरोक्त सभी। केस स्टडी अनुसंधान का एक प्रकार है। किस अनुसंधान का एक प्रकार है? ऐतिहासिक अनुसंधान, गुणात्मक अनुसंधान, मात्रात्मक अनुसंधान या प्रयोगात्मक अनुसंधान? तो गुणात्मक अनुसंधान का एक प्रकार है केस स्टडी। सैंपलिंग में रैंडम सैंपलिंग क्या दिखाता है? मनचाही इकाइयां चुनना, समान अवसर देना, क्षेत्रवार चयन या केवल शिक्षित लोगों का चयन? तो समान अवसर देना। शोध विधि का चयन किस पर निर्भर करता है? शोधकर्ता का मूड, समस्या की प्रकृति, शिक्षक की पसंद या टॉपिक का नाम? तो समस्या की प्रकृति। बाकी ये सब विधि चरण ये सब आपको नहीं पता हो तो एक बार ब्लू बुक से पढ़ लेना, उसके बाद ये देना। नेक्स्ट है, यदि हाइपोथेसिस गलत निकले तो क्या किया जाता है?
उसे बदल देते हैं, उसे रिपोर्ट में छुपा लेते हैं, निष्कर्ष में उसे अस्वीकार किया जाता है, या फिर से वही शोध करते हैं तो निष्कर्ष में उसे अस्वीकार कर दिया जाता है। डेटा संग्रह की विधियों में कौन सी शामिल नहीं है? साक्षात्कार, प्रश्नावली, रिपोर्ट लेखन या अवलोकन? तो रिपोर्ट लेखन जो है वो डेटा संग्रह में शामिल नहीं है। सैंपलिंग एरर को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? छोटा नमूना लें, केवल मूत्रों से डेटा लें, बड़ा और विविध नमूना लें, या पहले से निष्कर्ष बना लें? तो बड़ा और विविध नमूना लें। नेक्स्ट है, एक अच्छा अनुसंधान प्रश्न कैसा होना चाहिए? अस्पष्ट और लंबा, संक्षिप्त और स्पष्ट, कठिन और पेचीदा, या झूठा और कल्पित? तो संक्षिप्त और स्पष्ट। डेटा कलेक्शन के बाद अगला चरण क्या है? निष्कर्ष, ग्राफ बनाना, विश्लेषण व व्याख्या, या प्रस्तावना? तो अभी थोड़ा देर पहले देखे थे कलेक्ट के बाद क्या आता है? एनालाइज। तो विश्लेषण व व्याख्या। शोध में निष्कर्ष किस पर आधारित होता है? अनुमान, भावना, विश्लेषण किए गए डेटा, ग्रंथ सूची? तो विश्लेषण किए गए डेटा। अनुसंधान डिजाइन का मुख्य कार्य क्या है? निष्कर्ष लिखना, रिपोर्ट सजाना, शोध की योजना बनाना, या ग्रंथ सूची तैयार करना? तो शोध की योजना बनाना। सैंपलिंग फ्रेम का क्या अर्थ है? नमूने को फ्रेम करना, सभी इकाइयों की सूची बनाना, नमूने का प्रकार, या नमूना बनाने की विधि? तो सभी इकाइयों की सूची को कहते हैं सैंपलिंग फ्रेम। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में क्या किया जाता है? सभी को बराबर चुनते हैं, यादृच्छिक चयन यानी कि रैंडम सिलेक्शन, समूह बनाकर फिर नमूना लेना, या केवल एक समूह चुनना? तो समूह बनाकर फिर नमूना लेना। डेटा संग्रह की विधि कौन सी नहीं है? साक्षात्कार, प्रेक्षण, उपाधि, या प्रश्नावली? तो उपाधि नहीं है डेटा संग्रह की विधि। ओपन एंडेड क्वेश्चन का लाभ क्या है? फिक्स्ड उत्तर मिलते हैं, विस्तृत उत्तर मिलते हैं, उत्तर देना कठिन होता है, या फिर आंकड़े संकलन नहीं हो पाते? तो विस्तृत उत्तर मिलते हैं। डेटा संग्रह का सर्वाधिक सामान्य साधन क्या है? ग्राफ, तालिका, प्रश्नावली, या रिपोर्ट? तो प्रश्नावली है। साक्षात्कार अनुसंधान में किस प्रकार का उपकरण है? प्राथमिक डेटा संग्रह, द्वितीयक डेटा संग्रह, विश्लेषण, या निष्कर्ष? तो यह प्राथमिक डेटा संग्रह। डेटा विश्लेषण का क्या अर्थ है? डेटा इकट्ठा करना, डेटा को समझना और उनकी व्याख्या करना, प्रश्न बनाना, या किताब लिखना? तो डेटा को समझना और उसकी व्याख्या करना। सांख्यिकीय विश्लेषण में किस विधि का प्रयोग होता है? चार्ट, परिकल्पना, सांख्यिकीय सूत्र, या कहानी? तो सांख्यिकीय सूत्र। रिपोर्ट में फाइंडिंग का खंड का क्या कार्य है? प्रस्तावना देना, परिणाम प्रस्तुत करना, साहित्य समीक्षा, या ग्रंथ सूची बनाना? तो परिणाम प्रस्तुत करना। कौन सा ग्राफ गुणात्मक डेटा दिखाने में उपयोगी होता है? पाई चार्ट, स्कैटर प्लॉट, लाइन ग्राफ, या हिस्टोग्राम? तो पाई चार्ट। नेक्स्ट है, सैंपलिंग एरर का मुख्य कारण क्या होता है? पूरा जनसंख्या लेना, गलत डेटा प्रविधि, अपूर्ण प्रतिनिधित्व, या अधिक डेटा होना? तो अपूर्ण प्रतिनिधित्व। डेटा टेबुलेशन में क्या किया जाता है? सवाल पूछे जाते हैं, डेटा को सारणीबद्ध किया जाता है, निष्कर्ष निकाला जाता है, या साहित्य की समीक्षा होती है? तो जैसा कि बोल रहा है कि टेबल में किस तरह से मतलब कि टेबुलेशन से पता ही चल रहा है कि टेबल किया जाता होगा, तो डेटा को सारणीबद्ध किया जाता है। ट्रायंगुलेशन का उपयोग किस अनुसंधान में होता है? मात्रात्मक, गुणात्मक, मिश्रित विधि, या ऐतिहासिक? तो मिश्रित विधि में ट्रायंगुलर का उपयोग किया जाता है। कौन सी विधि द्वितीयक डेटा संग्रह का उदाहरण है? प्रश्नावली, सरकारी रिपोर्ट, साक्षात्कार, या निरीक्षण? तो सरकारी रिपोर्ट। रिपोर्ट का उद्देश्य क्या होता है? पाठ्यक्रम बनाना, डेटा छुपाना, शोध निष्कर्ष प्रस्तुत करना, या ग्रंथ सूची बनाना? तो शोध निष्कर्ष प्रस्तुत करना। अपेंडिक्स रिपोर्ट के किस भाग में आता है? प्रस्तावना में, अंत में, समीक्षा के अंत में, समीक्षा के बीच में, या निष्कर्ष से पहले? तो अंत में आता है अपेंडिक्स। रिपोर्ट लेखन का कौन सा भाग शोधकर्ता की राय व्यक्त करता है? उद्देश्य, समीक्षा, निष्कर्ष, या साक्षात्कार? तो निष्कर्ष। कौन सा डेटा ग्राफ रूप में सबसे उपयुक्त होता है? मौखिक, संख्यात्मक, काल्पनिक, या अनौपचारिक? तो संख्यात्मक। डेलिमिटेशन का अर्थ क्या है? अध्ययन की सीमा को विस्तार देना,
अध्ययन की सीमाएं तय करना, साहित्य समीक्षा को छोड़ना या निष्कर्ष को छुपाना। तो अध्ययन की सीमाएं तय करना। शोध में फुट नोट्स का प्रयोग क्यों होता है? टिप्पणियां देने में, निष्कर्ष शीर्षक बताने में, निष्कर्ष लिखने में या डेटा विश्लेषण में? तो टिप्पणियां देने में। रिपोर्ट की भाषा कैसी होनी चाहिए? जटिल और अलंकारिक, सरल और स्पष्ट, मजेदार या बहुत छोटी? तो सरल और स्पष्ट। शोध रिपोर्ट में कौन सा भाग लेखक का योगदान दिखाता है? उद्देश्य, पद्धति, निष्कर्ष और सुझाव या समीक्षा? तो निष्कर्ष और सुझाव। ग्राफ और चित्र रिपोर्ट में कहाँ जोड़ते हैं? परिशिष्ट में, साहित्य समीक्षा में, प्रस्तावना में या निष्कर्ष में? तो परिशिष्ट यानी अपेंडिक्स में। रिपोर्ट की प्रभावशीलता किससे मापी जाती है? उसकी लंबाई से, भाषा शैली से, प्रस्तुत निष्कर्ष की स्पष्टता से या ग्राफ की संख्या से? प्रस्तुत निष्कर्ष की स्पष्टता से। थीसिस और रिसर्च आर्टिकल में मुख्य अंतर क्या है? दोनों एक जैसे हैं। थीसिस संक्षिप्त होती है, रिसर्च आर्टिकल विस्तृत होता है, या थीसिस विस्तृत होती है जबकि लेख संक्षिप्त होता है? तो थीसिस विस्तृत होती है जबकि लेख संक्षिप्त होता है। एक रिसर्च आर्टिकल में एब्स्ट्रैक्ट की लंबाई सामान्यतः कितनी होती है? 50 से 100 शब्द, 150 से 300 शब्द, 500 से 1000 शब्द या 1000 प्लस शब्द? तो 150 से 300 शब्द। थीसिस में लिटरेचर रिव्यू किस उद्देश्य से होता है? निष्कर्ष देना, ग्रंथ सूची बनाना, पूर्व शोध की समझ लेना या डेटा संग्रह करना? तो पूर्व शोध की समझ लेना। निम्न में से कौन सा आईसीटी टूल डेटा विश्लेषण के लिए नहीं है? SPSS, एक्सेल, मेंडेली या आर स्टूडियो? तो मेंडेली। मेंडेली और जोटेरो किसके लिए उपयोगी है? रिपोर्ट सजाने के लिए, फॉर्म भरने के लिए, संदर्भ प्रबंधन के लिए या टेबल बनाने के लिए? तो संदर्भ प्रबंधन के लिए। निम्न में से कौन सा प्लेगियरिज्म चेकिंग टूल है? SPSS, ग्रामली, टेबल्यू या जूम? तो ग्रामली। आईसीटी का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनल कोलैबोरेशन टेक्निक या इंस्टीट्यूशनल कंटेंट टूल्स? तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। प्लेगियरिज्म से बचने के लिए क्या आवश्यक है? दूसरे के काम को बिना क्रेडिट लेना, दूसरे काम का क्रेडिट नहीं लेना, अच्छे फॉर्मेट का प्रयोग, उचित संदर्भ देना या कॉपी पेस्ट करना? तो उचित संदर्भ देना। एक थीसिस में सबसे अंत में कौन सा भाग होता है? परिचय, निष्कर्ष, ग्रंथ सूची या उद्देश्य? तो ग्रंथ सूची यानी बिब्लियोग्राफी होती है। शोध लेख प्रकाशन से पहले किस प्रक्रिया से गुजरता है? शोध लेख प्रकाशन से पहले किस प्रक्रिया से गुजरता है? अनुवाद, समीक्षण, रिकॉर्डिंग या समीक्षा लेखन? तो समीक्षण से। रिसर्च गेट क्या है? एक सोशल मीडिया ऐप, रेफरेंस टूल, एकेडमिक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म या टीचिंग पोर्टल? तो एकेडमिक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। आईसीटी का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? गपशप के लिए, सूचना संग्रहण, विश्लेषण और संप्रेषण के लिए, परीक्षा देने के लिए, किताबें सजाने के लिए? तो सूचना संग्रहण, विश्लेषण और संप्रेषण के लिए। शोध में नैतिकता का क्या अर्थ है? डर फैलाना, पैसा कमाना, सत्यता और ईमानदारी बनाए रखना या परिणाम छुपाना? तो सत्यता और ईमानदारी बनाए रखना। प्लेगियरिज्म का क्या अर्थ है? स्वयं का काम प्रस्तुत करना, बिना क्रेडिट दिए दूसरों का काम प्रस्तुत करना, नवीन शोध करना या रिपोर्ट का मूल्यांकन करना? तो बिना क्रेडिट दिए दूसरों का काम प्रस्तुत करने को प्लेगियरिज्म कहते हैं। शोध में इन्फॉर्म्ड कंसेंट का क्या अर्थ है? बिना बताए डेटा लेना, प्रतिभागी की जानकारी और सहमति से भाग लेना, शोधकर्ता की इच्छा से या जबरन भाग लेना? तो प्रतिभागी की जानकारी और सहमति से भाग लेना। कौन सी एजेंसी शिक्षा में शोध फंडिंग देती है? यूजीसी, डीआरडीओ, आईसीएआर या इसरो? तो यूजीसी देती है फंडिंग। नैतिक शोधकर्ता की प्रमुख विशेषता क्या है? पूर्वाग्रह रखना, आंकड़े छिपाना, निष्पक्ष और ईमानदार होना या कॉपी पेस्ट करना? तो निष्पक्ष और ईमानदार होना। नैतिक शोध में प्रतिभागियों की जानकारी को कैसे रखना चाहिए? सार्वजनिक, बेचा जाए, गोपनीय या सोशल मीडिया पर डाला जाए? तो गोपनीय रखना चाहिए, यानी छुपा कर रखना चाहिए। प्लेगियरिज्म डिटेक्शन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है?
टर्निटिन, फ्लैगस्कैन, ग्रामरली या एक्सेल। तो एक्सेल जो है वो प्लेगरिज्म नहीं डिटेक्ट करता। शोध के दौरान डेटा को गलत ढंग से प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? समीक्षा, फैब्रिकेशन, निष्कर्ष या अवलोकन। तो फैब्रिकेशन या फॉल्सिफिकेशन। शोध में बायस से क्या तात्पर्य है? निष्पक्ष, पूर्वाग्रह, निष्कर्ष या साहित्य समीक्षा। तो पूर्वाग्रह। शोध रिपोर्ट में नैतिकता किसमें दिखती है? केवल शीर्षक में, आंकड़ों के स्रोत, निष्कर्ष और संदर्भ में, सजावट में या ग्राफ की संख्या में। तो आंकड़ों के स्रोत, निष्कर्ष और संदर्भ में। शोधकर्ता को सबसे पहले किसके प्रति ईमानदार होना चाहिए? कॉलेज, प्रतिभागी और शोध प्रक्रिया, खुद के ग्रेड के लिए या एडिटर के लिए। तो प्रतिभागी और शोध प्रक्रिया के लिए। नैतिक शोध का परिणाम कैसा होता है? अविश्वसनीय, उपयोगी और विश्वसनीय, अवैध या अल्पकालिक। तो उपयोगी और विश्वसनीय। एथिक्स का पालन न करने पर क्या हो सकता है? पुरस्कार मिल सकता है, डिग्री जल्दी मिलती है, रिपोर्ट अस्वीकार हो सकती है या रिपोर्ट बेहतर मानी जाती है। तो रिपोर्ट अस्वीकार हो सकती है। तो ये रहे 100 क्वेश्चन, बाकी के 100 क्वेश्चन कल करेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ हमारे MCQs कंप्लीट होते हैं। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।